हेलो बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो अभी हमारा चल रहा था चैप्टर 9 जिसका नाम था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल डिसीजन टॉपिक को, जिसमें हम पहले डिसीजन को समझेंगे जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस होते क्या हैं। तो जब भी एक फाइनेंस का मैनेजमेंट किया जाता है एक बिज़नेस और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हुए एक फाइनेंस मैनेजर को बहुत से फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि इस फाइनेंस को कहाँ इन्वेस्ट करें, इस फाइनेंस को कैसे एक्वायर करें, जब हम पैसा कमाएंगे तो उसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें या सेव करें। तो ऐसे बहुत से वेरियस डिसीजंस होते हैं जो एक फाइनेंस मैनेजर को लेने पड़ते हैं। बेसिकली फाइनेंस मैनेजर वो होता है जो फाइनेंस का ख्याल रखता है। तो ये फाइनेंस मैनेजर जब फाइनेंस का मैनेजमेंट करता है, तो फाइनेंस का मैनेजमेंट करते हुए इस फाइनेंस मैनेजर को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसे हम फाइनेंशियल डिसीजन कहते हैं। तो फाइनेंशियल डिसीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है। तो कौन कौन से फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, इनको हम समझेंगे, और कौन कौन से फैक्टर्स इन फाइनेंशियल डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस तीन तरीके के होते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। इन तीनों का मतलब हम एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसके फैक्टर्स। ठीक है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता क्या है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसके नाम से ही बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो डिसीजन होता है जिसके अंदर एक फाइनेंस मैनेजर ये डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करें या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करें। सिंपल भाषा में कहूँ तो आप ये भी कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर एक बिजनेस या फाइनेंस मैनेजर ये डिसाइड करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के फंड हैं उन्हें फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाए या करंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाए। तो फिक्स्ड एसेट्स का मतलब ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और करंट एसेट्स का मतलब ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक ऐसा डिसीजन है जो कंसर्न्ड होता है इन्वेस्टमेंट को लेके, कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जो फंड है, जो फाइनेंस है, उनको इन्वेस्ट कहाँ करें, लॉन्ग टर्म में करें या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करें। ये मेन कंसर्न होता है इस डिसीजन का, यही होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पे इन्वेस्ट करेगी अपने फंड्स को जिससे उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अपने मैक्सिमम बेनिफिट के अकॉर्डिंग ही अपने फंड्स को एलोकेट करेगी या उसे इन्वेस्ट करेगी। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन काफ़ी क्लियर हुआ होगा। एक ऐसा डिसीजन जिसमें फाइनेंस मैनेजर ये डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करें या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। लॉन्ग टर्म का मतलब सच दैट फिक्स्ड एसेट्स, और शॉर्ट टर्म का मतलब सच दैट करंट एसेट्स। डेफिनेशन भी देख लेते हैं, आ जाइए इसकी। दिस डिसीजन रेफर्स टू द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू इन्वेस्ट देयर फंड्स। यानी कि ये डिसीजन वो डिसीजन है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत केयरफुली सिलेक्ट करती है कि उन्हें अपने फंड्स को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है। तो अब जनरली बच्चों के मन में बहुत बार सवाल आता है कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के अंदर इन्वेस्ट कर रही होती है, तो पहले क्या क्या वो फैक्टर्स होते हैं जिनको वो देखती है और जिनके बेसिस पे वो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में इन्वेस्ट करती है। तो उन्हीं फैक्टर्स की हम बात करने वाले हैं। तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब भी किसी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में इन्वेस्ट करने की सोचती है, तो हमेशा इन फैक्टर्स को पहले मद्देनज़र रखती है। ठीक है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो, फ्लो का मतलब है कैश का जाना, और प्रोजेक्ट का मतलब है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, यानी कि जिस इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट यानी कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन या एक फाइनेंस मैनेजर किसी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पे इन्वेस्ट करने की सोचता है, तो हमेशा वो उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में कितना कैश फ्लो जाने वाला है, यानी कि आउटफ्लो कितना होगा कैश का, वो हमेशा एनालाइज करता है। विच मीन्स कि ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको हमेशा एक बिज़नेस और एक ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज करती है जब भी वो किसी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के अंदर इन्वेस्ट कर रही होती है।
कैश फ्लो का मतलब है कि जब भी आप किसी ह्यूज इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट उसमें लगाना पड़ता है। जब बड़ा अमाउंट तो आप लगाते हो, लेकिन साथ साथ कुछ डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कैश फ्लो होता रहता है। जैसे कि एग्जांपल से समझो कि जब आप अपना घर बनाते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, या अपने आप घर को रेनोवेट कराते हो, तो घर को जब आप रेनोवेट कराते हो तो आप रेनोवेट कराते समय उनसे एक प्राइस बोलते हो, फॉर एग्जांपल 2,50,000 मान लो ऐसा, ठीक है। अब 2,50,000 आपने बोला, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि जो मज़दूर हैं वो डे टू डे काम कर रहे होते हैं, तो उनकी दिहाड़ी कभी बढ़ती रहती है, कभी घटती रहती है। कभी एक कट्टा किसी चीज़ का ज़्यादा चाहिए, किसी मिट्टी का ज़्यादा चाहिए, कभी कभी टाइल्स महंगी वाली लानी पड़ जाती हैं। तो 250 वो खींचते खींचते 270 या 3 लाख तक पहुंच ही जाता है। तो ये जितने भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस होते हैं ना, जो भी डे टू डे ऑपरेशंस की वजह से होते हैं, उसे ही हम कैश फ्लो कहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का। यानी कि कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब है कि किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप पैसा लगाते हो तो उसमें डायरेक्ट कैश के अलावा कितना अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो भी हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन या एक फाइनेंस मैनेजर असेस करता है उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में कितना कैश का आउटफ्लो होगा वो पहले असेस करती है, और ये करना चाहिए असेस, ठीक है, ताकि बाद में आप उसके बेसिस पे ही उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में इन्वेस्ट करो। पहला पॉइंट क्लियर है। तो तो मैं इसके वो भी बता देता हूँ कि क्या अल्टरनेटिव है। जिस भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का कैश फ्लो ज़्यादा होगा, ऑर्गेनाइजेशन उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को कम प्रेफर करेगी। जिसका कैश फ्लो कम होगा उसको ज़्यादा प्रेफर करेगी, क्योंकि उनमें उनके एक्सपेंस ज़्यादा हो रहे हैं तो वो उसको कम प्रेफर करेगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, ROI, विच मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि रिटर्न कितना मिलेगा किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पे इन्वेस्ट करके। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। यानी कि जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पे इन्वेस्ट करते हो तो आप किस लिए करते हो, ताकि आपको रिटर्न ज़्यादा मिले, जो रिटर्न इनकम होगी वो ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करती है जिसमें रिटर्न ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसके भी दो ही ऑल्टरनेटिव्स हैं कि जिस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में रिटर्न ज़्यादा होता है ऑर्गेनाइजेशन उसको ज़्यादा प्रेफर करती है, और अगर किसी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में रिटर्न कम है तो ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन उसे छोड़ देगी ज़्यादा वाले रिटर्न के लिए, क्योंकि रिटर्न का मतलब है ऑल एंड ऑल इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। जब आपने किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पे पैसे लगाए तो उसके बाद आपको वापस कितना मिलेगा उसी को रिटर्न कहते हैं, ठीक है। तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन उसी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पे रिटर्न करती है जिसमें जिस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न ज़्यादा होता है। थर्ड, रिस्क इन्वॉल्व। यानी कि किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पे इन्वेस्ट करने से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पे रिस्क कितना है उसे भी देखती है। अब रिस्क तो हर किसी ही इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पे होगा, चाहे इन्वेस्टमेंट का मतलब ही रिस्क है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे या भैया यहाँ पे कैसे फिर एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन जानती है कि रिस्क हर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में है, लेकिन वो प्रेफर करती है ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को ज़्यादा जिसमें रिस्क कम होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू उन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के जिनमें रिस्क हाइयर होता है। तो याद रखना, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पे इन्वेस्ट करना पसंद करेगी जिसमें या तो मॉडरेट डिग्री ऑफ रिस्क होगा, ठीक है, या तो कम होगा। ज़्यादा होगा उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करेगी, क्योंकि रिस्क तो हर जगह है, रिस्क तो पार्ट है इन्वेस्टमेंट। जहाँ इन्वेस्ट किया वहाँ रिस्क तो है ही है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रेफर करती है कि अगर किसी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में रिस्क थोड़ा कम है तो वो उसको ही चूज़ कर लेगी, ठीक है। एंड फोर्थ इज़ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब है कि जब भी आप किसी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पे इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ कैश फ्लो, रिटर्न या रिस्क जैसे ही फैक्टर्स नहीं होते, और भी अदर क्राइटेरिया होते हैं जिनको भी पहले ऑर्गेनाइजेशन देखती है, जिसके बाद वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है। तो वो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या होते हैं, जैसे कि लेबर कितने चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए उस इन्वेस्टमेंट के अंदर, ठीक है, अवेलेबिलिटी कितनी है लेबर्स की, कितना रॉ मटेरियल चाहिए। क्योंकि ये जो अदर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है असेस करना। अगर किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में अदर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा हैं तो ऑर्गेनाइजेशन उसे थोड़ा अवॉइड करती है या बिज़नेस उसे अवॉइड करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा क्राइटेरिया होगा उतना राइगरस यानी कि उतना ज़्यादा मुश्किल
वो इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल बनती जाएगी, यानी कि उतना ज़्यादा उसमें कॉस्ट बढ़ती जाएगी। और जितने क्राइटेरियाज थोड़े कम हैं, मतलब कम का मतलब कि अगर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर किसी में कम है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स कॉस्ट भी कम आएगी, तो उस इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल को वो ज़्यादा पसंद करेगी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले कि अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, उस इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल के ये 4 फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन पहले असेस या स्टडी कर लेती है, और इन्हीं 4 फैक्टर्स को स्टडी करके वो देखती है कि क्या उन्हें किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। और किसी भी थ्रू यार आप मोटिवेट कर सकते हो। अभी व्यूज़ थोड़े कम आ रहे हैं पिछली 2 वीडियो में, तो प्लीज़ जाके देखो, क्योंकि मेरे को लगता है मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से अच्छे अच्छा कंटेंट आपको देने की, ठीक है, और नोट्स भी देने की, ताकि आपको भी पता चले कि कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हो अपने एग्ज़ाम्स के अंदर। तो प्लीज़ मोटिवेट मी थ्रू एनी मीडियम, while you can subscribe the channel, while you can like the video, or you can also share the video with your friends. Okay, bye.